मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल का पर्पस अपने वकील मित्रों को प्रशिक्षण देना है। और प्रशिक्षण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। किस चीज़ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? कोर्ट रूम में प्रैक्टिस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैं बार-बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि मेरा पर्पस जो है, वो नए वकीलों को तैयार करना है और नए वकीलों को ऐसे तैयार करना है कि वो भविष्य में अच्छे वकील और बड़े वकील बनें। मित्रों, आप लोग तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर आए हैं। कोई 5 साल का कोर्स किया हुआ है होगा, कोई 3 साल का कोर्स किया हुआ होगा, तो आप तो पढ़ाई सभी चीज़ों की कर चुके हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बतला दूँ कि आपने जो पढ़ाई की है, वो उसका उपयोग है, ऐसा नहीं कि उसका उपयोग नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, तो यहाँ पर प्रोसीजरल चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि प्रोसीजरल चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छे वकील नहीं हो सकते हैं। और मैं जो क्लास भी लेता हूँ, जो वकीलों का प्रतिदिन मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो उस क्लास में मैं प्रोसीजरल चीज़ों की ही जानकारी देता हूँ। और उसके साथ-साथ जो सब्स्टेंटिव लॉ हैं, जैसे पनिशमेंट हैं, जैसे सेटलमेंट है, जैसे रिवार्ड है, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी मैं साथ-साथ देता हूँ। तो मित्रों, हम लोग तो काफ़ी सब लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने क्रिमिनल लीगल प्रैक्टिस पर काफ़ी सारे वीडियो को अपलोड किया हुआ है। और लगातार मेरे से इस बात की डिमांड हो रही थी कि मैं सिविल केसेस को लेकर वीडियो अपलोड करूँ। और ये भी डिमांड हो रही थी कि मैं सिविल प्रोसीजर को लेकर क्लासेस भी शुरू करूँ। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले जो अनाउंसमेंट है, जो वीडियो है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सिविल प्रोसीजर की क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो कोई भी वकील जो सिविल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दीवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनका क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11 जुलाई से, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ मैं कुछ-कुछ वीडियो को इस पर भी अपलोड करता रहूँगा। मैं यह तो नहीं कर सकता हूँ कि जितना कुछ क्लास में बताया जाता है, वो सारा वीडियो इस पर अपलोड हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश यह होगी कि जो कुछ भी मैं वीडियो इसमें अपलोड कर सकूँ, वो अपलोड करूँ, जिससे कि आप जो मेरा क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी इसकी हो जाए और वह भी थोड़ा बहुत चीज़ों से अवगत हो पाएँ। ऐसे थोड़े बहुत से मेरा मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं है, मैं जो कुछ भी बताऊँगा आप लोगों को विस्तार से ही बताऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से वह क्लास की तरह तो नहीं होगा। क्लास में चूँकि डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, तो काफ़ी चीज़ों को मैं डिस्कशन के दौरान बताता हूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब भी मैं देता हूँ। और यहाँ पर चूँकि वन वे प्रोसेस से मेरा वीडियो अपलोड होता है, तो आपके प्रश्नों को मैं ले नहीं सकता हूँ और आपकी जो क्वेरी है उसको उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को सिविल प्रोसीजर, ठीक है ना, सिविल प्रोसीजर के बारे में और जो दीवानी कोर्ट में जो प्रोसीजर चलता है, किस ढंग से केस को फाइल करना होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक अच्छे सिविल लॉयर होने के लिए, ठीक है ना, आपको यह जानना ज़रूरी है कि सिविल लॉ किन-किन चीज़ों को कवर करता है, ठीक है? सिविल लॉ किन-किन चीज़ों को कवर करता है। तो सबसे पहले मैं इसकी चर्चा कर दूँ कि सिविल लॉ की जब मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहला है वो प्रॉपर्टी लॉ को कवर करता है, ठीक है ना? प्रॉपर्टी लॉ को कवर करता है। दूसरा है, यह फैमिली लॉ को कवर करता है। तीसरा है, यह कॉन्ट्रैक्ट को कवर करता है और चौथा है वह टॉर्ट को कवर करता है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि सिविल में आती हैं। टॉर्ट में तो फिर मिसलेनियस चीज़ें चली आती हैं और यहाँ तो जो प्रॉपर्टी और फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत ही स्पेसिफिक है। और इसमें जो किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है ना? उनको भी आपको जानना ज़रूरी है कि किन-किन किताबों से आपका पाला पड़ेगा, कौन-कौन से बुक्स आपको रेफ़र करने होंगे। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बस सीधे किताब लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। यदि आप प्रोसीजर की जानकारी आपको होगी और आपको जो केस आए हुए हैं, उस केस को आपको पढ़ना हो, तो स्पेसिफ़िक होकर केस को पढ़िए। लेकिन जो किताबें आपके पास होनी चाहिए, वह जो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, वह मैं आपको बतला देता हूँ, जिसका समय-समय पर आपको ज़रूरत पड़ता रहेगा। जैसे पहला तो है प्रॉपर्टी लॉ की, जब मैं बात करूँ तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना है। प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र है, सेल है, परचेज़ है, मॉर्गेज है, इन सारी चीज़ों में प्रॉपर्टी लॉ जो है वो
इफेक्टिव होता है। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको पढ़ना होगा, पार्टीशन एक्ट आपको पढ़ना होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है ना। लैंड रिफॉर्म एक्ट आपको पढ़ना होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट आपको जानना चाहिए और साथ ही साथ इंडियन ट्रस्ट एक्ट आपको जानना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी तरफ आता है फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, ये दो के आसपास ही पूरा फैमिली लॉ जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। आप जब कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट में देखेंगे या तो डिवोर्स का मामला है या फिर रेस्टिट्यूशन का मामला है। ठीक है ना। यह सारे मामले ही कोर्ट में घूमते रहते हैं, या फिर मेंटेनेंस का मामला है, ये सारे मामले जो है वह घूमते रहते हैं, पर उसी पर सारा केस जो है वह पूरी तरह से बेस्ड होता है। और जो 498 ए का मामला है वह सिविल के में नहीं आता है, वो सिविल क्रिमिनल का मामला है, क्योंकि वह 498 ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कवर होता है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत बार मैंने इसकी चर्चा की है। तो और इसके अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको देखना होगा, पार्टनरशिप एक्ट को आपको देखना होगा, फिर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आपको जानना होगा। ऐसे रिलीफ का जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वह जमीन के मामले में भी तो स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत ही आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है। और फिर आपको कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में जानना होगा और सेल्स एंड गुड्स एक्ट के बारे में जानना होगा, और भी छोटे छोटे एक्ट है जिसकी मैं बहुत चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट फिर हो जाता है। इन सारी चीज़ों को आपको जानना होगा, आपके चैम्बर में यह सारी पुस्तकें होनी चाहिए। अब मैं यह कहकर आपको डरा नहीं रहा हूँ कि यह सारी पुस्तक आपको पढ़ लेनी चाहिए। आपको प्रोसीजर की जानकारी होनी चाहिए, और जब केस आपके पास आता है, यदि प्रॉपर्टी का केस आता है तो आप प्रॉपर्टी के केस को पढ़िए, उससे संबंधित जजमेंट को पढ़िए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, सिविल के केस में यदि आपको सक्सेसफुल वकील होना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़कर ही आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, फैक्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, वहाँ एनालिसिस कैसे होती है उसको समझ सकते हैं, कैसे एविडेंस को एड्यूस किया गया लोअर कोर्ट में, कैसे उसको वहाँ पर अप्रिसिएट किया गया या फिर उसको रिजेक्ट किया गया, उसको आप समझ सकते हैं। और फिर कैसे ऑर्डर जो लोअर कोर्ट ने दिया उसको कैसे वहाँ पर खारिज किया गया या फिर उसको बहाल किया गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना होगा, इन सारी चीज़ों को जानकर ही आप बेहतर वकील बन सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जजमेंट आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए वह फायदेमंद होगा। ठीक है। अब आता है कि इन सारे चीज़ों में जितने भी हैं, चाहे वह प्रॉपर्टी लॉ हो, फैमिली लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो या फिर टॉर्ट हो, जो भी हो, इन सब में प्रोसीजर जो है वह सिविल प्रोसीजर कोड एक ही किताब है। सिविल प्रोसीजर कोड उसको ही फॉलो करना, पूरा प्रोसीजर जो है उस पर ही डील होता है। और सिविल प्रोसीजर कोड सिर्फ प्रोसीजर की बात नहीं करता है, जैसे मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करता हूँ तो क्रिमिनल प्रोसीजर की बात, ठीक है ना, या फिर ऐसा प्रोसीजरल लॉ नहीं है, बल्कि इसमें साथ साथ रिलीफ की भी बात कही गई है। इसीलिए इसको ना तो हम सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं और न ही इसको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, बल्कि इसको हम एडजेक्टिव लॉ कहते हैं, जिसमें कि दोनों चीजें समाहित है। इसमें सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट भी समाहित है और इसमें समाहित है आपका प्रोसीजरल लॉ का भी। तो यह पूरा प्रोसीजर जो है सिविल प्रोसीजर कोड के साथ ही डील होता है। जब हम इसमें दो पार्ट है इसके, एक तो इसका जो सेक्शंस है, सेक्शंस जो है वह आपको कवर करता है आपका सब्सटेंटिव लॉ को, और जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, ऑर्डर्स के साथ साथ बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारे कवर करते हैं आपके प्रोसीजरल लॉ। तो यह दो पार्ट है, जो दोनों पार्ट में पूरा सिविल लॉ के जितने भी चीजें हैं वह सारी चीजें समाहित है, और कहीं पर भी आप जाते हैं तो इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, चाहे वह आप लोअर कोर्ट में केस को फाइल करते हो तब, चाहे वह आप हाई कोर्ट में आप केस करते हो तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में करते हो। सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल सभी जगह पर है। इसी प्रोसीजर के तहत ही सारे केस की सुनवाई होती है, इसीलिए आपको प्रोसीजर को जानना जरूरी है। तो मैं जो क्लास लेता हूँ वो पूरा क्लास प्रोसीजर पर ही होता है, क्या उससे संबंधित प्रावधान है, आपको कैसे क्लेंट क्या कहता है, प्लीडिंग्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। केस का एडमिशन कैसे होता है,
नेसेसरी पार्टी कौन है, फिर आपका प्रॉपर पार्टी कौन, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं डिटेल में वहाँ अपने क्लास में मैं आज देता हूँ। ठीक है ना? मैं यहाँ पर थोड़ी ब्रीफ में इसकी चर्चा कर देना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जान सकें कि आपको कोर्स में जो शुरू करने के पहले प्रैक्टिस किन-किन चीज़ों को आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पार्टी जो है, पार्टी की बात मैं करता हूँ कि जो पार्टी कौन हो सकता है इसमें। लेकिन पार्टी के पहले, किसी भी पार्टी के पहले जो किसी भी शूट के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना? जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उसको आपको जानना ज़रूरी है। यदि आप इस बेसिक चीज़ को जान लेते हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि आप प्रोसीजर को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बेसिक एलिमेंट जो है तो जिसको आप कह सकते हैं कि वह पूरे केस का, सूट का फाउंडेशन होता है। यदि आप उसको जान लिए, तो बाकी सारे प्रोसीजर को आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो मैंने जो आपको तैयार किया है, पूरा जो मेरा कोर्स मटेरियल है, जिसको मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब मैंने जो तैयार किया उस पर मैं आपको सिर्फ 4 एसेंशियल एलिमेंट की बात करूँगा। ये 4 एसेंशियल एलिमेंट को समझ लेते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप प्रोसीजर को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके साथ-साथ जो सब्स्टेंटिव लॉ है, उसको भी आप अच्छे से वहाँ समझकर रिलीफ वहाँ पर दिला सकते हैं। पहला क्या है? पहला है पार्टी। ठीक है ना? अभी जो मैं थोड़ी देर पहले पार्टी, क्योंकि किसी भी केस में पार्टी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्टी कौन होगा किसी भी केस में? यानी टॉम, डिक एंड हैरी को उठाकर तो आप पार्टी नहीं बना सकते। और जब पार्टी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो एक तो होता है जो केस फाइल करता है, वो फाइल कौन करता है? उसको प्लेंटिफ कहते हैं। और जिसके ऊपर केस होता है उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर फिर बात आती है कि पार्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्टी तो दोनों हो गए, लेकिन इसमें नेसेसरी पार्टी की बात और प्रॉपर पार्टी की बात करते हैं। अब है कि आपने मान लीजिए केस फाइल कर दिया, लेकिन आपका लोकस नहीं है, मतलब आपका कहीं स्टैंड ही नहीं है। लोकस नहीं है तो आप तो पार्टी नहीं हो सकते ना। अब यहाँ पर नेसेसरी पार्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके बिना, ठीक है ना, जिसके बिना यह सूट किसी जगह पर पहुँच ही नहीं सकता। जैसे सपोज करिए कि आपने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस किया, पार्टी बनाया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, या स्टेट गवर्नमेंट से आप एग्रीव्ड हैं, आपकी कोई ज़मीन है और उस ज़मीन का म्यूटेशन आपने अप्लाई किया, और या फिर आपने दाखिल खारिज अप्लाई किया, और दाखिल खारिज जो अप्लाई किया उसमें उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब आपने केस किया, सिविल सूट फाइल किया, और सिविल सूट फाइल करने के बाद आपने स्टेट को पार्टी नहीं बनाया, मतलब जो सीओ जो होता है, स्टेट है, उसको पार्टी नहीं बनाया, बल्कि आपने जिससे ज़मीन खरीदा था उसको सिर्फ पार्टी बना दिया। तो ऐसी स्थिति में आपका केस तो डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि नेसेसरी पार्टी के बिना तो कोई ऑर्डर पास ही नहीं हो सकता है। रजिस्ट्री तो रजिस्टर डिपार्टमेंट ने कर दिया रजिस्ट्रेट के साथ, और कहीं न कहीं जिस व्यक्ति ने आपको रजिस्टर किया उसका एंटाइटलमेंट होगा, तभी उसने किया है आपको रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री जब कर दिया उसके बाद किसी कारण से स्टेट आपका म्यूटेशन नहीं कर रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं कारण में नहीं जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर नहीं कर रहा है, तो आप जब सूट फाइल करते हैं, तो सूट फाइल करते हैं तो आप पार्टी किसको बनाएँगे? नेसेसरी पार्टी कौन है? तो नेसेसरी पार्टी यहाँ पर स्टेट होगा, क्योंकि उससे ही आप एग्रीव्ड हैं, उसने ही आपकी बात को नहीं सुना है। और दूसरा प्रॉपर पार्टी कौन होगा? प्रॉपर पार्टी होगा जिसने रजिस्ट्री की है। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि वह पार्टी कौन हो सकता है। ठीक है ना? पार्टी कौन हो सकता है? यदि नेसेसरी पार्टी को आपने उसमें नहीं प्लीड किया है, तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर मैंने नेसेसरी पार्टी को, मैं तो नया वकील हूँ, मैंने नेसेसरी पार्टी को तो प्लीड ही नहीं किया, तो केस तो मेरा डिसमिस हो जाएगा। दैट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड, तो होगा, लेकिन आप कोर्ट से परमिशन लेकर अमेंडमेंट पिटीशन फाइल कर यदि नेसेसरी पार्टी को उसमें इंप्लीड करा देते हैं, तो डिसमिस नहीं होगा। यही सब प्रोसीजर की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सीधे सूट उठा और डिसमिस कर दिया। यही सब प्रोसीजर है जिसको कि आपको जानना है। ठीक है ना? ये कैसे, यदि आपने इंप्लीड नहीं किया, कोई गलती आपसे हो गई, तो फिर उसकी प्रक्रिया क्या है?
यदि इन सारी प्रक्रिया को आप नहीं जानेंगे तब तो आप केस हार जाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी पार्टी, कि आपको पार्टी को जानना है कि पार्टी कौन होगा किसी सूट में। दूसरी चीज क्या होती है? कॉज ऑफ एक्शन क्या है? बिना कॉज ऑफ एक्शन के तो आप कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने कहा कि आपने स्टेट के पास फाइल किया म्यूटेशन के लिए, स्टेट ने म्यूटेशन नहीं किया तो आपने सूट फाइल किया, ठीक है ना? या फिर आपने मान लीजिए रिट फाइल किया, तो आपने सूट फाइल किया, रिट फाइल किया, और आपने जो रिट फाइल किए, सूट फाइल किए, वहां तो पार्टी आपने बनाया स्टेट को। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? यदि आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज्ड होता है, मतलब कि आपका लीगल राइट छीना जाता है, वह कॉज ऑफ एक्शन होता है। तो आपको कॉज ऑफ एक्शन को जानना होगा। यदि कॉज ऑफ एक्शन आप सही तरीके से नहीं वहां पर पुट करते हैं, अपनी प्लीडिंग्स में लाते हैं, तो फिर यह केस क्या होगा? डिसमिस हो जाएगा, कहा जाएगा कि कॉज ऑफ एक्शन तो है ही नहीं। दूसरी चीज, कॉज ऑफ एक्शन जो मान लीजिए हुआ है, वो भी लिमिटेशन पीरियड के अंदर में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कॉज ऑफ एक्शन हुआ और 50 साल के बाद आप सूट फाइल करने जाइए, तो कोर्ट यह पूछेगा ना कि लिमिटेशन पीरियड इसमें आपका कैसे, तो आप बाहर चले गए। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत लिमिटेशन पीरियड को भी आपको जानना होगा, और वह पूरा दिया रहता है लिमिटेशन एक्ट में कि कौन सा सूट आप किस समय में कितने समय अवधि में फाइल कर सकते हैं, क्या अपील की समय अवधि क्या है। ये सही है कि उसको कंडोन कराया जा सकता है, लेकिन कंडोन कराने की नौबत कब आती है? जब हम लिमिटेशन एक्ट को नहीं फॉलो करते। तो कॉज ऑफ एक्शन के साथ साथ उसके लिमिटेशन को भी ध्यान में रखना है। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ कि आप किस चीज से आपका हनन हुआ है, कौन सी चीज से आप एग्रीव्ड है, किस चीज से आप पीड़ित हैं, तो आपका काम नहीं किया गया जो आपका अधिकार था, उससे आप पीड़ित हुए ना। यदि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया, कि वह व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह व्यक्ति अपनी गाड़ी आपको बेच देगा, और वह व्यक्ति अपनी गाड़ी आपको नहीं बेचे, तो यह कॉज ऑफ एक्शन हुआ ना। ये कॉज ऑफ एक्शन है कि आप उसने एग्रीमेंट किया, पैसा लिया और आपको गाड़ी नहीं बेची, ठीक है? तो यह तो कॉज ऑफ एक्शन हुआ। तब उसके खिलाफ आप सूट में जा सकते हैं, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जा सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर फिर वही फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पर नेसेसरी पार्टी कौन है? वह व्यक्ति जिसने आपको गाड़ी बेचने के लिए एग्रीमेंट किया है। आप प्लेंटिफ हैं, वह डिपेंडेंट है, लेकिन वह नेसेसरी पार्टी, और उसके बिना सूट सूट नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये दूसरा हुआ। पहला तो हुआ पार्टी, दूसरा हुआ कॉज ऑफ एक्शन। अब तीसरा है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर एक अनिवार्य चीज, सब्जेक्ट मैटर के बिना, ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर को यदि आप सही रूप में नहीं लाते हैं सामने, तो यहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या है? जैसे पहले केस में हुआ कि सब्जेक्ट मैटर है कि आपका लैंड म्यूटेशन नहीं हो रहा है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर एग्रीमेंट जो किया उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत फॉलो नहीं किया जा रहा है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में बहुत स्पष्ट कहा जाता है, सब्जेक्ट मैटर इज ए साइन क्वा नन। लीगल टर्म है साइन क्वा नन, जो कि इसका मतलब है कि वह इतना अनिवार्य है कि उसके बिना जो है वह केस तो फाइल ही नहीं हो सकता, शूट ही नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट मैटर यदि नहीं होगा तो आप फिर प्लेंट बनाइएगा कैसे, रीडिंग्स तैयार करिएगा कैसे? तो यह तीसरी चीज यह है सब्जेक्ट मैटर। और चौथा है कि आपने रिलीफ क्या क्लेम किया। अभी मैं आपको बता दूं, एक केस की बात चल रही थी, और वहां पर उसने रिलीफ क्लेम करने के लिए गया कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ, ठीक है ना, वह व्यक्ति जो है वह मेरे साथ, जैसे सपोज करिए कि फैमिली कोर्ट की बात मैं करूँ, उसमें एक व्यक्ति ने डिवोर्स पिटिशन फाइल किया, और डिवोर्स पिटिशन फाइल किया तो वह व्यक्ति जो है वह बोकारो में फाइल किया और लड़की रांची में रहती है। अब इसने एक ट्रांसफर पिटिशन फाइल किया हाई कोर्ट में, ठीक है ना, ट्रांसफर पिटिशन फाइल किया। तो ट्रांसफर पिटिशन में यह बात आई कि मैं चूंकि रांची में रहती हूँ और वह व्यक्ति बोकारो में रहता है, मेरे लिए संभव नहीं है जाना, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं माता पिता के ऊपर आश्रित हूँ, तो संभव नहीं है। तो इसको ट्रांसफर किया जाए वहां पर, लेकिन ट्रांसफर पिटिशन को में नोटिस होगा, इसके बाद नोटिस की प्रक्रिया चलेगी। आप यहाँ पर क्या है, आप पिटिशनर हैं, हाई कोर्ट में चूंकि आपने ट्रांसफर पिटिशन
पिटीशन फाइल किया है तो आप पिटिशनर हैं। तो आपने पिटीशन फाइल किया तो अपोजिट पार्टी को, जो डिफेंडेंट है, उसको नोटिस जाएगी। लेकिन नोटिस जाने के क्रम में ही यदि वह केस खत्म हो गया तब क्या होगा? उसके लिए आपको इंटरिम रिलीफ चाहिए, नो कोर्सिव एक्शन चाहिए, तो उसमें वहां पर कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाया जाए। लेकिन आपने वो रिलीफ क्लेम ही नहीं किया। आपने सिर्फ यह क्लेम किया कि मुझे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। तो कोर्ट क्या आपकी केस में स्टे देगा? स्टे नहीं देगा। तो आपको रिलीफ क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है ना? रिलीफ जो आपको क्लेम करना पड़ेगा कि यह ट्रांसफर करने के साथ साथ इन द मीन टाइम, जब तक वह व्यक्ति अपीयर नहीं होता है, तब तक क्या किया जाए? तब तक इस केस को स्टे किया जाए। तो यह रिलीफ की बात आई। तो यहाँ पर दो रिलीफ की बात आई। एक तो है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, और दूसरा क्या है? दूसरी बात आई कि आप उसको स्टे किया जाए। तो आप यदि रिलीफ क्लेम ही नहीं करेंगे तो रिलीफ मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीज प्रोसीजर की प्रक्रिया है जिसको कि आपको जानना होगा। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तब ऐसी स्थिति में सिविल सूट को जीतना मुश्किल होता है। और मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल केस की तुलना में सिविल केस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम तो वकालत करने के लिए बैठे हुए हैं, तो डिफिकल्ट चीजों को ही सोल्यूशन हमको देना है। अब इसके साथ साथ आपको जानना है चीजों को कि पूरी प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना? पूरी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया को तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके, लेकिन मैं ऐसे प्रक्रिया की बात करूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको जानना है कि जुरिस्डिक्शन जो है, पहला तो है कि प्रक्रिया को जानने के पहले कौन स्टेप को फॉलो करना है कि जुरिस्डिक्शन को आपको जानना जरूरी है। जुरिस्डिक्शन कैसे आपको जानना है, किस तरह से जानना है कि पहला तो है कि उसका पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन है। प्रत्येक कोर्ट का, ठीक है ना, एक पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन होता है, कितने रुपए तक का मुकदमा वह कोर्ट सुन सकता है, दैट इज पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन। तो आपको केस फाइल करने के पहले इन सारी चीजों को जानना है। दूसरा उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है ना? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसका क्या है, किस क्षेत्र के लिए वह, हर क्षेत्र का केस बटा हुआ होता है कि किस क्षेत्र में कौन से सिविल जज जो है केस को सुनेंगे, यह भी आपको जानना जरूरी है। और तीसरा सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब फिर मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि यह मामला फैमिली कोर्ट का है और आप कॉमर्शियल कोर्ट पे फाइल कर दीजिएगा तो क्या वह इंटरटेन किया जाएगा? डिसमिस होगा। कॉमर्शियल कोर्ट का मामला है और फैमिली कोर्ट पे फाइल करिएगा तो क्या वह सुना जाएगा? वह सुना ही सुना जाएगा। यदि वह मामला फैमिली कोर्ट का है और आप जहाँ पर प्रॉपर्टी लॉ का कोर्ट है तो वहां पर आपने केस को फाइल कर दिया तो क्या वह सुना जाएगा? नहीं सुना जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो सही जगह पर प्लेस है। इन सारी चीजों को प्रक्रियागत जो जानकारी है उसके द्वारा क्लास में समझाया जाता है, और उसी चीज को मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है? अब इसके साथ साथ मैं आता हूँ कि डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, केस के डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला तो आता है कि आप प्लेंट आपको तैयार करना होता है। प्लेंट क्या होता है, ठीक है ना? प्लेंट क्या होता है, जो आवेदन आप देते हैं उसको हम प्लेंट कहते हैं। प्लेंट में बहुत सारी चीजें होती है जिसको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। प्लेंट में आपका फैक्ट होता है, फैक्ट के साथ साथ उसमें एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, आपने रिलीफ क्या क्लेम किया हुआ है, ये सारी चीजें उसमें होती है। और जो आप जो प्लेंट तैयार करते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं प्लीडिंग। ये प्लीडिंग से जो आप लिखते हैं, जो आप डिक्टेशन देते हैं, वो प्लीडिंग्स होती है, ठीक है ना, जिस पर आप केस में कोर्ट में बहस भी करते हैं। और जो पूरा तैयार हो जाता है पिटीशन, उसको हम प्लेंट कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम सिविल टर्म में प्लेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेंट तैयार करना, तब उसके बाद आता है फाइलिंग ऑफ द सूट, ठीक है? पहला तो आपको प्रिंट तैयार करना। प्रिंट तैयार करने के पहले मैंने सारी चीज़ों को आपको बताया कि क्या-क्या चीज़ों को आपको जानना चाहिए, किन-किन चीज़ों से आपको अवगत होना चाहिए। दूसरा आता है फाइलिंग ऑफ द सूट। आप सूट को कैसे फाइल करेंगे? क्योंकि यदि सूट को ढंग से फाइल नहीं किए, सूट को फाइल करने में यह देखना है कि डिफेक्ट ना लगे, ये प्लीडिंग्स तैयार करते समय देखना है आपको, ये पूरा प्लेंट को जब तैयार करते उस समय ही देखना है, डिफेक्ट ना लगे। तो फाइलिंग के समय इन सारी चीज़ों से भी आपको इंश्योर होना होगा। जाकर तहसीलदार को दिखा देना होगा कि देखिए मैं इसको फाइल कर रहा हूँ और ये देख लीजिए काइंडली क्या इसमें डिफेक्ट तो नहीं लगेगा। कोई डिफेक्ट लगा तो फिर तो आपका केस लटक गया।
तो नए वकील को जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ता है फौजदार के पास कि भैया बता दो मुझे, मैं तो नया वकील हूँ। तो यह फाइलिंग ऑफ द सूट के समय इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और वह करना पड़ता है नए वकील को। दूसरा है कि वकालतनामा ढंग से फाइल करना। वकालतनामा में यदि एड्रेस गलत हो गया प्लेंटिफ का, प्लेंटिफ की तरफ से आपने फाइल किया है, तो प्लेंटिफ का यदि गलत हो गया, जिस पार्टी की तरफ से आपने फाइल किया है उसका गलत हो गया नाम, एड्रेस, कुछ भी नाम की स्पेलिंग में भी कुछ गड़बड़ी हो गई, तब भी ऐसी स्थिति में जान लीजिए कि यह वर्क डिफेक्ट लग जाता है। इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपने जो नाम आपने अपना डाला हुआ है, इनरोलमेंट नंबर सही डाला है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना। सिर्फ नाम आपने लिख दिया है, सिग्नेचर नहीं कर दिया किया है, तभी डिफेक्ट लग जाता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरा चीज़ है कि कोर्ट फी क्या जमा करनी है। तो कोर्ट फी एक्ट है, उसके द्वारा आपको पता करना होता है। जब कोर्ट में भी चले जाते हैं तो पूछते हैं फौजदार से कि कोर्ट फी कितनी लगेगी, तो वो भी आपको बता देते हैं कैलकुलेट कर कर। फिर कोर्ट फी यदि कम आपने जमा कर दिया तब भी डिफेक्ट लग जाएगा और वो फिर केस फिर एडमिट नहीं होगा। ठीक है ना। कोर्ट फी यदि आपने कम जमा कर दिया तब भी केस एडमिट नहीं होगा। तो कोर्ट फी एक्ट की बहुत पतली सी एक किताब है, लेकिन आप यदि जाकर फौजदार से पूछते तो वो आपको बता देते हैं। तो कोर्ट फी को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कोर्ट फी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ है तब केस डिफेक्ट में जाएगा और वो केस एडमिट नहीं होगा। अब है कि प्रोसीजर कैसे कंडक्ट होता है। जब ये सारी प्रक्रिया से आप निकल जाते हैं तो वह एडमिट हो जाता है और एडमिट होने के बाद समन इशू होता है। किसको समन इशू होता है? डिफेंडेंट को समन इशू। और जो समन इशू किससे होता है? उसको अपीयर कराने के लिए आप अपीयर होइए और अपनी बात को रखिए। और तब वहाँ जब अपीयर होता है उसको डब्ल्यूएस फाइल करने के लिए, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है। और जब रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का आदेश दिया जाता है तो अब रिटन स्टेटमेंट के बाद आपको उसका जवाब देना है और उस जवाब को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है ना। रेप्लिकेशन ऑफ प्लेंटिफ, आपने जो जवाब दिया वो रिप्लाई ऑफ प्लेंटिफ नहीं कहलाया, वो रेप्लिकेशन ऑफ प्लेंटिफ कहलाया। ठीक है ना। हाई कोर्ट में जब हम करते हैं या फिर ट्रिब्यूनल में करते हैं तो वो रिजॉइंडर कहलाता है। जैसे रेरा के कोर्ट में यदि मैं फाइल करता हूँ उसके डब्ल्यूएस के जवाब में तो रिजॉइंडर कहलाता है, डीआरटी में फाइल करता हूँ तो रिजॉइंडर कहलाता है, लेकिन सिविल कोर्ट में वह रेप्लिकेशन कहलाता है। इसके अलावा फिर फाइलिंग ऑफ अदर डॉक्यूमेंट, आपको जिस एप्लीकेशन के साथ साथ अदर डॉक्यूमेंट भी देना है तो उसकी भी प्रक्रिया है, उसको भी वहाँ पर जमा करना होता है, क्योंकि यह सारा चीज फिर आपका आपके केस का पार्ट आ जाता है। जब आप कहीं पर इसका इंस्पेक्शन कराते हैं डॉक्यूमेंट का तो इन सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन होता है। ठीक है। तब आप आते हैं, इसके बाद फ्रेमिंग ऑफ द इशू होता है। इशू फ्रेम किया जाता है, क्या इशू था, ठीक है, जो आपने रेज किया है, जो प्रॉब्लम आपका है उसमें क्या इशू है, उस इशू को वहाँ पर रेज किया जाता है। और तब जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं उसको सबमिट करना होता है, उसको वहाँ पर उसकी गवाही होती है और तब जाकर हियरिंग होती है। ठीक है ना। तब जाकर वह हियरिंग होती है फाइनली। जब एविडेंस क्लोज हो जाता है तब उसकी हियरिंग होती है और तो फिर वह जजमेंट जो है वह उत्तर दिया जाता है। जजमेंट के बाद आपको डिग्री मिलती है और डिग्री के खिलाफ में कोई व्यक्ति अपील कर सकता है। उसके पहले यदि कहीं कुछ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन पर ऑर्डर पास कर दिया गया है तो आप सिविल रिवीजन में भी जा सकते हैं। ठीक है ना। सिविल रिवीजन क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा ही। सिविल रिवीजन में जा सकते हैं। फाइनल यदि डिग्री मिल गई है तो आप अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। ठीक है ना। उसके पहले यदि सिविल जज के द्वारा हुआ है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील में जा सकते हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपील में। तो यह पूरी प्रक्रिया है और उस पूरी प्रक्रिया की जानकारी मैं आप लोगों को इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस आपको मैं दूंगा। सब्सिक्वेंट वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ कुछ सारी छोटी जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के पहले सिविल प्रोसीजर के पर और सिविल दीवानी के फील्ड में, दीवानी के कोर्ट में आपको मुकदमा करना है, इन सारी चीज़ों को आपको जानना होगा, समझना होगा और तभी आप बेहतर वकील बन सकते। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप जजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और जहाँ पर दिक्कत आपको आती है वहाँ पर हमारे जैसे लोग तो सीनियर आपके बैठे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए।
आपके कोर्ट में जहाँ पर जो सीनियर हो उनसे भी बात करिए। दिक्कत आती है मुझे ईमेल करिए, मेरी कोशिश हो कि मैं आप लोगों को भी सही तरीके से गाइड कर सकूँ। तो मित्रों धन्यवाद। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आई बटन दिया हुआ है उसको पुश कर दें, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों मेरा वीडियो थोड़ा इरेगुलर है, व्यस्तता के चलते मैं जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।